क्वेश्चन नंबर 5, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी पर निबंध लिखिए। उत्तर, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंद युगीन कहानी में प्रमुख रूप से जो दो प्रवृत्तियां उभर कर आती हैं वे हैं मनोवैज्ञानिक और समाजवादी। जैनेन्द्र जी की दार्शनिकता से युक्त कहानियाँ इलाचंद जोशी की कामा तथा अस्क जी की स्वप्न कहानी मनोवैज्ञानिकता की प्रवृत्ति को सामने लाती है। इस प्रवृत्ति को जिन अन्य कहानीकारों ने अपनी कहानियों में दर्शाया है वे हैं भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ, अस्क तथा विष्णु प्रभाकर आदि। इस काल के कहानीकारों ने पात्रों के मनोविश्लेषण को प्रधानता दी है। उन्होंने पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया। इस युग के प्रमुख कहानीकारों के नाम हैं ज्ञानेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, यशपाल, राहुल, अमृतलाल नागर, रांगेय राघव आदि। इससे 1950 तक की कहानी को कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही है, अतः उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। इस काल में एक और तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियाँ लिखीं, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषणात्मक कहानीकारों ने ऐसे विषयों पर कहानियाँ लिखीं जिनमें व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखा गया था। प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख हैं यशपाल, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर उनके कहानियों की रचना की। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं भौतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। यशपाल की लिखी कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान एवं चक्कर क्लब आदि। यशपाल जी के कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने लिखा है, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की तरह समस्या का समाधान देने वाले किसी आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचाती, अपितु यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग्य का बोध भर करा देती हैं। रांगेय राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथनाथ गुप्त इसी परंपरा के अन्य कथाकार हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी एवं जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं। अज्ञेय ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरा है। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी है। अज्ञेय ने कहानी को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किए तथा प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में बुद्धि की। अज्ञेय की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम हैं रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सिटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, पठार का धीरज आदि। उनके कई कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, यथा विपथंगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल, अमर बल्लरी और ये तेरे प्रतिरूप। ज्ञानेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण ज्ञानेन्द्र की कहानियों में प्रमुखता से हुआ है। वे प्रसाद की भांति आदर्श पात्रों का जन्म नहीं देते, अपितु यथार्थ धरातल से उठाए गए पात्रों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। उनके पात्र अपने पास पड़ोस से उठाए हुए मानव चरित्र हैं। ज्ञानेन्द्र जी की कहानियों का शिल्प भी अलग है, क्योंकि कहानी की मूल संवेदना अपनी उष्णता के साथ उसमें अंत तक व्याप्त रहती है। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परंख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पानवाला आदि। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाले एक अन्य कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी, जिनकी कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है। जोशी जी की कहानियों में दमित, काम वासना, अहंग, कुंठा का चित्रण किया गया है तथा इनमें घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। जोशी जी की प्रमुख कहानियाँ हैं रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथी विवाह की पत्नी, व्रतात्मा आदि। उनके कुछ कहानी संग्रहों के नाम हैं खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में से एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन कथाकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है।
चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, रमाप्रसाद, पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, राधाकृष्ण आदि इसी वर्ग के कहानीकार हैं। इनमें से कुछ कहानीकारों के संकलन इस प्रकार हैं: चंद्रकला, अमावस, भय का राज्य, सभी चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, सफर, सड़क पर। इन संकलनों की कहानियों में आधुनिक समाज की अनैतिकता, मूल्यहीनता एवं अशृंखलता का सुंदर निरूपण किया गया है। कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों के काम वासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं का चित्रण स्वच्छंद रूप में किया है। इन्हें यौनवादी कथाकार कहा जा सकता है। इस वर्ग के प्रमुख कहानीकारों में आरसी प्रसाद सिंह, कालरात्रि, द्विजेंद्र नाथ मिश्र, निर्गुण, छोटा डॉक्टर, किशोर साहू, टेसू के फूल, मधुसूदन, उजाले से पहले, ब्रजेंद्र नाथ गौड़, बिखरी कलियां आदि के नाम लिए जा सकते हैं। कुछ अन्य कहानीकारों ने युद्ध, क्रांति, शिकार आदि साहसिक विषयों को अपनी कहानियों का विषय बनाया। प्रभाकर माचवे ने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं पर कहानियां लिखकर संगीतों का साया संकलन तैयार किया। हास्य व्यंग्य से भरपूर कहानियों के लेखक के रूप में जी.पी. श्रीवास्तव ने प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने शिष्ट परिहास द्वारा समाज के खोखलेपन की खिल्ली उड़ाई है। हरिशंकर परसाई, अमृतलाल नागर और अन्नपूर्णानंद की कहानियों में भी यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। उक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है तथा उन्होंने प्रतीकात्मकता एवं सांकेतिकता का सहारा भी लिया। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत भाषा तथा साहित्य का परिचय दीजिए। संस्कृत साहित्य। विश्व भर की समस्त प्राचीन भाषाओं में संस्कृत का सर्वोच्च स्थान है। विश्व साहित्य की पहली पुस्तक ऋग्वेद इसी भाषा का देदीप्यमान रत्न है। भारतीय संस्कृति का रहस्य इसी भाषा में निहित है। संस्कृत का अध्ययन किए बिना भारतीय संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कभी संभव नहीं है। उनके प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषाओं की यह जननी है। आज भी भारत की समस्त भाषाएं इसी वात्सल्यमयी जननी के स्तन्यामृत से पुष्टि पा रही है। पाश्चात्य विद्वान इसके अतिशय समृद्ध और विपुल साहित्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी यदि कोई भाषा है तो वह संस्कृत ही है। विश्व की समस्त प्राचीन भाषाओं और उनकी साहित्य वाङ्मय में संस्कृत का अपना विशिष्ट महत्व है। यह महत्व उनके कारणों और दृष्टियों से है। भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन एवं विकास के सोपानों की संपूर्ण व्याख्या संस्कृत वाङ्मय के माध्यम से आज उपलब्ध है। सहस्राब्दियों से इस भाषा और इसके वाङ्मय को भारत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त रही है। भारत की यह सांस्कृतिक भाषा रही है। इसी कारण भारतीय मनीषा ने इस भाषा को अमर भाषा या देववाणी के नाम से सम्मानित किया है। वेद, वेदांग, उपवेद। यहाँ साहित्य शब्द का प्रयोग वाङ्मय के लिए है। ऊपर वेद संहिताओं का उल्लेख हुआ है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी अनेक शाखाएं थी जिनमें बहुत सी लुप्त हो चुकी हैं और कुछ सुरक्षित बच गई हैं जिनके संहिता ग्रंथ हमें आज उपलब्ध हैं। इन्हीं की शाखाओं से संबंध ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद नामक ग्रंथों का विशाल वाङ्मय प्राप्त है। इन्हीं की व्याख्या के रूप में समयानुसार धर्म संहिताओं और स्मृति ग्रंथों का जो प्रचुर वाङ्मय बना, मनुस्मृति का उनमें प्रमुख स्थान है। अब तक इन सब का विशाल साहित्य उपलब्ध है। आज ज्योतिष की 3 शाखाएं गणित, सिद्धांत और फलित विकसित हो चुकी है और भारतीय गणितज्ञों की विश्व की बहुत सी मौलिक देन है। इस विधा के भी विशाल वाङ्मय का कालांतर में निर्माण हुआ। इसी प्रकार धनुर्वेद और राजनीति, गंधर्ववेद आदि को उपवेद कहा गया है तथा इनके विषय को लेकर ग्रंथ के रूप में अथवा प्रसंगतिगत संदर्भों में पर्याप्त विचार मिलता है। दर्शन शास्त्र। वेद, वेदांग, उपवेद आदि के अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय भी अत्यंत विशाल है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक और न्याय, इन 6 प्रमुख आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त 50 से अधिक आस्तिक नास्तिक दर्शनों के नाम तथा उनके वाङ्मय उपलब्ध हैं, जिनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, जगत पदार्थ मीमांसा, तत्व मीमांसा आदि के संदर्भ में अत्यंत प्रौढ़ विचार हुआ है। लौकिक साहित्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, भारत का नाट्यशास्त्र आदि संस्कृत के कुछ ऐसे अमूल्य ग्रंथ रत्न हैं जिनका समस्त संसार के प्राचीन वाङ्मय में स्थान है। वैदिक वाङ्मय के अंतर सांस्कृतिक दृष्टि से
वाल्मीकि के रामायण और व्यास के महाभारत की भारत में सर्वोच्च प्रतिष्ठा मानी गई है। महाभारत का आज उपलब्ध स्वरूप 1,00,000 पद्यों का है। प्राचीन भारत की पौराणिक गाथाओं, समाजशास्त्रीय मान्यताओं, दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टियों, मिथकों, भारतीय ऐतिहासिक जीवन चित्रों आदि के साथ साथ पौराणिक इतिहास, भूगोल और परंपरा का महाभारत महाकोश है। वाल्मीकि रामायण आद्य लौकिक महाकाव्य है। उसकी गणना आज भी विश्व के उच्चतम काव्यों में की जाती है। इनके अतिरिक्त अष्टादश पुराणों और उपपुराण दिकों को महाविशाल वाङ्मय है, जिनमें पौराणिक या मिथकीय पद्धति से केवल आर्यों का ही नहीं, भारत की समस्त जनता और जातियों का सांस्कृतिक इतिहास अनुबद्ध है। इन पुराणकार मनीषियों ने भारत और भारत के बाहर से आयात सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक ऐक्य की प्रतिष्ठा का सहस्राब्दियों तक सफल प्रयास करते हुए भारतीय संस्कृति को एक सूत्रता में आबद्ध किया है। संस्कृत के लोक साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि के बाद गद्य पद्य के लाखों श्रव्य काव्यों और दृश्य काव्य रूप नाटकों की रचना होती चली, जिनमें अधिकांश लुप्त या नष्ट हो गए, पर जो स्वल्पांश आज उपलब्ध हैं, सारा विश्व उसका महत्व स्वीकार करता है। कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में स्थान प्राप्त है। सृजनात्मक नाटकों के विचार से भी भारत का नाटक साहित्य अत्यंत संपन्न और महत्वशाली है। साहित्य शास्त्रीय समालोचन पद्धति के विचार से नाट्यशास्त्र और साहित्य शास्त्र के अत्यंत प्रौढ़, विवेचनपूर्ण और मौलिक प्रचुर संख्यक कृतियों का संस्कृत में निर्माण हुआ है। इस प्राचीन वाणी का वाङ्मय भी अत्यंत व्यापक, सर्वोत्मुखी, मानवतावादी तथा परम संपन्न रहा है। विश्व की भाषा और साहित्य में संस्कृत भाषा और साहित्य का स्थान अत्यंत महत्वशाली है। समस्त विश्व में प्राच्य विद्या प्रेमियों ने संस्कृत को जो प्रतिष्ठा और उच्चासन दिया है, उसके लिए भारत के संस्कृत प्रेमी सदा कृतज्ञ बनी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना पर निबंध लिखिए। उत्तर, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना। स्वातंत्र्योत्तर काल में प्रारंभ के प्रयोगवाद और बाद की नई कविता के आविर्भाव के द्वारा आलोचनात्मक जागृति का जन्म हुआ। अपनी अपनी मान्यताओं का वर्गीकरण तारा सप्तकों के कवियों ने वक्तव्यों के द्वारा स्पष्ट किया। कुछ आलोचकों ने स्वतंत्र आलोचना ग्रंथ लिखे। मुक्तिबोध का नए साहित्य का सौंदर्य, गिरिजा कुमार माथुर नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, धर्मवीर भारती का मानव मूल्य और साहित्य, डॉक्टर नामवर सिंह का नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा की नई कविता के प्रतिमान, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की भाषा और संवेदना आदि अनेक उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। नई कहानी का प्रतिपादन करने के लिए भी कई ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनमें डॉक्टर देवकीनंदन अवस्थी द्वारा स्थापित नई कहानी संदर्भ और प्रकृति तथा नामवर सिंह की कहानी और कहानी दोनों ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। आलोचना के रूप की प्रबलता संभवतः यथा सर्वाधिक स्वातंत्र्योत्तर काल में रही। शोध स्तर की आलोचना को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, पीएचडी तथा डीलिट के लिए प्रस्तुत प्रबंध एवं एमफिल के लिए प्रस्तुत किए गए लघु प्रबंध। इस पद्धति में भावी अध्ययन की संभावनाओं पर बल तथा खोजी हुई सामग्री में सामंजस्य बैठाना आदि कार्य किया जाता है। आलोचना की इस प्रबल पद्धति को कल्पना असंभव है। सन 1850 में केवल 50 व्यक्तियों ने उपाधियों अर्जित की, परंतु इस समय उनकी संख्या 5000 के लगभग है। सन 1979 तक डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल की शोध संदर्भ सन 1980 की गणना के अनुसार 4500 पार कर चुकी थी। इसके अतिरिक्त लघु प्रबंधों की संख्या भी कई सौ होनी चाहिए। नागरी प्रचारिणी सभा की 17 खंडों में हिंदी साहित्य के बहुत इतिहास के प्रकाशन की योजना इतिहास लेखन के क्षेत्र में आलोचना की एक उपलब्धि है। डॉक्टर राजवल्ली पांडेय द्वारा संपादित हिंदी साहित्य की पीठिका, राहुल संकृत्यायन द्वारा संपादित हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित रीतिबद्ध काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी भाषा का विकास, लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा संपादित समालोचना निबंध पत्रकारिता, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित भक्तिकाल तथा डॉक्टर अंचल एवं डॉक्टर काशिकेय द्वारा संपादित उत्कर्ष काल आदि 7 खंड अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित और नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिंदी आलोचना की वर्तमान स्थिति। जिस भाषा और साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र जैसे समर्थ समालोचक हों, जिस भाषा को इतने बड़े
देश और इतनी बड़ी जनसंख्या की राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त हो, जिस भाषा में साहित्य पर 5,000 के लगभग शोध प्रबंध प्रस्तुत किए जा चुके हों, जिस भाषा और साहित्य की सभी विधाओं में उनकी नेक उत्कृष्ट कोटि के ग्रंथ प्रस्तुत किए जा चुके हों, जिस भाषा में 1000 वर्षों से साहित्य सृजन हो रहा हो तथा जिसके पठन पाठन को विदेशों में भी मान्यता प्राप्त हो, उस क्षेत्र में आलोचना के मानदंडों की कमी होना संभव नहीं है, परंतु उन मानदंडों को प्रकट करने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, हिंदी में प्राचीन और नवीन काव्य और काव्यशास्त्र में इतनी सामग्री विद्यमान है कि उसके आधार पर हिंदी के अपने काव्यशास्त्र के अतिरिक्त की परिकल्पना असंगत नहीं कही जा सकती। हिंदी के पास मूल धन अवश्य विद्यमान है, जिसके आधार पर अच्छे काव्यशास्त्र का निर्माण किया जा सकता है, जो संस्कृत और अंग्रेजी का उपजीवी न होकर हिंदी की अपनी संपत्ति हत्तेगी। हिंदी भाषा की समर्थ क्षमता तथा महत्व उसी काव्यशास्त्र के द्वारा प्रकट हो सकता है। हिंदी के स्वतंत्र काव्यशास्त्र के सूत्र, अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य आदि हिंदी आलोच्य ग्रंथों में विद्यमान हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा है, संस्कृत से प्राप्त समस्त लक्षणों और तत्व को सामने रखकर वे काव्य की उस व्यापक तथा गंभीर महत्ता को हृदयंगम नहीं कर पाते जो केवल उसी साहित्य की धरोहर है। अतः हमें आज की स्थिति से नए सिद्धांत स्थिर करने चाहिए जो काव्य और साहित्य के समस्त महत्व को प्रकट कर सके।